गुड मॉर्निंग। आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों यूपीएससी मेंस बीता है और इसमें जो पहला सेक्शन आपने कल दिया है वो था एसे का सेक्शन। ठीक है, हालांकि मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, मैं किसी अनुभव से नहीं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि मैं यूपीएससी अभ्यर्थी होता, यदि मैं एसे लिख रहा होता तो मैं क्या लिखता। क्योंकि बात यह है कि मैं प्रीलिम्स दिया हूं इस बार और नहीं हुआ है, इस वजह से मैंने मेंस नहीं लिखा। लेकिन यदि मैं होता तो क्या लिखता, जैसा कि अभी जो हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो टॉपिक है वो है कि जब कभी दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही रौंदी जाती है। ठीक है, ये आपका ऐसे का टॉपिक है। इस पर ऐसे लिखना है, लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए, आप जहां कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें आपको बताया जाता है कि जब कभी भी हम जीएस का आंसर लिखते हैं तो हम उसको मल्टी डायरेक्शनल लिखते हैं, यूनी डायरेक्शनल नहीं लिखते हैं। आप सिविल सर्विस का तैयारी ही करते हैं तो आपके माइंड को ऐसा तैयार किया जाता है कि आप मल्टी डायरेक्शनल हो, आप किसी एक के होके नहीं रह सकते हैं। आपके अंदर वो हर क्षमता होना चाहिए जिस परिस्थिति से आपको गुजरना है। ठीक है, तो मल्टी डायरेक्शनल मेरा कहने का मतलब यहां पर इस शब्द से है कि जब कभी भी आप इसके पहलू को देखें, सिर्फ इसी को नहीं, जीएस मेंस में यदि कोई क्वेश्चंस भी पूछा जाता है तो हम लोग को बताया जाता है कि पहले हम लोग उसके सामाजिक, उसके आर्थिक, उसके राजनीतिक, ठीक है, जीवन पर आधारित व्याख्या करते हैं। ठीक है, धार्मिक, नहीं तो आप दृष्टिकोण, दो तरह का दृष्टिकोण बना सकते हैं, एक धार्मिक दृष्टिकोण और एक लौकिक दृष्टिकोण। ठीक है, कहने का तात्पर्य हमारा आपसे ये है कि यदि मानकर चलिए जब कभी दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही रौंदी जाती है, इस कथन को हम लोग इस चार्ट बेसिस पर कैसे अप्लाई करें। क्योंकि ये तो बात आप, यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये बात पता होगा कि इसमें हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हर मुद्दे को ऐड करना चाहते हैं, हर मुद्दे को ऐड करना चाहते हैं। जब हर पहलू हम देते हैं तभी हम इसको क्लियर कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स को पा पाते हैं। हालांकि अच्छे मार्क्स का कहने का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, यही अच्छा मार्क्स होता है यूपीएससी में। आउट ऑफ आउट की कल्पना तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर्स में मैं आपको इसी को डिकोड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस पर पहलू पर 1200 शब्द या उससे भी अधिक शब्द लिख सकते थे। ठीक है, देखिए, पहली बात, यदि मानकर चलिए कि ऐसे का फॉर्मेट हम तैयार करते, इफ यदि हम लोग को ऐसे का फॉर्मेट तैयार करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग्स बनाते हैं। ठीक है, ये हेडिंग बन जाता, इसके बाद आपका बॉडी पार्ट होता, ठीक है, फिर आपका कंक्लूजन होता। ठीक है, तो बॉडी पार्ट में भी अलग अलग चीज होता। ठीक है, इसकी परिस्थिति को दर्शाते, फिर उसका सॉल्यूशन दर्शाते। ठीक है, पहले प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों इसी में हम लोग कंक्लूड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब पक्ष को दर्शाते हुए हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो देखिए, तो पहले तो बॉडी में आप क्या कीजिएगा, इसको समझाइएगा कि आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, व्हाट यू गेट, या ये कथन जो है इसका मतलब क्या है, ये किस चीज से तात्पर्य रखता है। जैसे
जब कभी दो हाथी लड़ते हैं, तो यहाँ पर हाथी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ये किसी दो ताकत के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर दो हाथी का बात चल रहा है, नहीं, ये कोई दो ताकत का इस्तेमाल चल रहा है। वो आपके घर में दो ताकत मौजूद हो सकता है, वो आपके क्षेत्र में दो ताकत मौजूद हो सकता है, दो पार्टियां हो सकती है, दो राजनीतिक दल हो सकते हैं, दो देश हो सकता है, दो गुट हो सकता है। समझ में आ रहा बात? और कथन कहता है कि जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो इसमें कहता है सिर्फ घास ही रौंदी जाती है। ठीक है, घास ही, घास शब्द का मतलब हो जाता है जनता से, या ऐसे लोग जिनका जिनका इन युद्ध में या इन लड़ाइयों में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब कभी दो हाथी लड़ते हैं तो घास रौंदी जाती है, इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ताकत से नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, ये आर्थिक मुद्दा है, इसको हम समाज से जोड़ सकते हैं, आर्थिक से जोड़ सकते हैं, अर्थ के प्रॉब्लम से जोड़ सकते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि कभी कभी आप यूनिडायरेक्शनल नहीं लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे आपका यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस कथन को सिद्ध करने में आपका नहीं होना चाहिए, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। कैसे चैलेंज कर सकते हैं, समझिए। आप लिख सकते हैं कि क्या पीड़ित हमेशा घास ही होता है? अर्थात ये जो पीड़ित है, जिसको सताया जा रहा है, जहां हम घास की बात कर रहे हैं, घास रौदा जाता है। और दूसरी बात, अभी मैंने 2-3 आंसर्स को देख रहा था, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जो दो युद्ध होता है, इसमें तीसरे को फायदा हो जाता है। गलत बात, आपका आंसर्स नकार दिया जाएगा। रौंदने का मतलब कहीं से भी फायदा होना नहीं है। आपके घर पे बम गिरा दिए, हम बम गिराने का फायदा गिनाइएगा आप? ठीक है, तो इसलिए आप सतर्क रहेंगे। मैं कह रहा हूं, क्या पीड़ित हमेशा घास ही होता है? सोचने का एंगल देखिए, हाउ वी थिंक टू डील। हम जब इसको डील कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस बात को, इस कथन को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले तो आप बॉडी डालिएगा, बॉडी लाने से आगे आइएगा, फिर आपने सामाजिक मुद्दा डाला, आर्थिक मुद्दा डाला, किस तरह डालेंगे अभी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं अभी एक परफॉर्मा आपको बता रहा हूं कि आप उसको कंट्राडिक्ट कीजिएगा कि क्या पीड़ित हमेशा घास ही होता है? जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की बात अगर आप करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जनता भी बढ़ चढ़कर सहयोग ले रहा है। ठीक है, अगर उसको वहां पर पीड़ित किया जा रहा है तो फिर सवाल ये उठता है कि हमेशा पीड़ित घास ही होता है क्या? आपके दिमाग में मेरा कथन समझ में आ रहा है क्या? ठीक, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इन सारी चीजों को देते हुए जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, व्हेन एवर वी कंक्लूड, तो कंक्लूजन में आप बताइएगा कि युद्ध हमेशा विध्वंसक होता है, युद्ध का परिणाम हमेशा विध्वंसक हुआ है। गांधी जी का एक कथन है कि आंख के बदले यदि हम आंख मांगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। आप इस कथन को कोट कर सकते हैं, गांधी जी के कथन को आप कोट कर सकते हैं, आंख के बदले आंख में दुनिया अंधी हो सकती है। ठीक है, और यदि आप चाहें तो इस कथन को कनेक्ट कर सकते हैं क्षेत्रीय बोली में, यदि आप बोलिए, आप कह सकते हैं इस कथन से हम चिर परिचित हो चुके हैं, कब? अपने क्षेत्र में ही, जहां पर एक कहावत आता है कि आटा के साथ घुन को पीस दिया जाता है, आटा के साथ घुन भी पीस जाता है। ठीक है, अब जब कंक्लूड कर रहे हैं आप कि आंख के बदले आंख से दुनिया अंधी हो सकती है, तो इसमें आप एक बात और बता सकते हैं लास्ट में कि जहां तक कोशिश हो सके हमें युद्ध को टालना चाहिए। ठीक है, युद्ध को टालना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप दुनिया अंधी हो सकती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम युद्ध को टालें, हम युद्ध को टालें। अभी मैं कंक्लूजन बता रहा हूं, इसके बाद मैं बीच वाले बॉडी पार्ट्स, चूंकि वो लंबे होते हैं इसलिए उसके बाद करूंगा। युद्ध टाले, लेकिन यदि युद्ध नहीं टल सकता है, लेकिन यदि युद्ध नहीं टल सकता है
तो कोशिश करें कि घास को सुरक्षित रखें या कम नुकसान करें। ये बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? युद्ध टालने, लेकिन यदि युद्ध नहीं टाला जा सकता है तो कोशिश करें घास को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि घास खाएगा तभी हाथी भी जीवित रहेगा। अगर हाथी हाथी के लड़ाई में घास फिसता चला गया, एक समय ऐसा आएगा कि घास खत्म हो जाएगा, और जब घास खत्म हो जाएगा तो इस घास के बिना हाथी का भी अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग इसका हेडिंग्स देख लिए, इसका हम कंक्लूजन देख लिए। अब हम इसके बॉडी पार्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। बॉडी पार्ट्स में हम क्या क्या डाल सकते थे? देखिए, बॉडी पार्ट्स में आप डाल सकते थे, या तो आप हायरार्की बना लीजिए, सबसे आसान यूपीएससी में यही है। यदि आप हायरार्की बना ले रहे हैं, यदि आप डायग्राम बना ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो आप इसको बना सकते हैं घरेलू, घर के स्तर पर। दूसरा बना सकते हैं क्षेत्रीय, क्षेत्र के स्तर पर। तीसरा बना सकते हैं आप देश के स्तर पर। चौथा बना सकते हैं आप अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, घरेलू में आप बता सकते हैं हाथी रूपी माता पिता, हाथी रूपी माता पिता, या हाथी रूपी पति पत्नी। ठीक है, यदि इन दोनों का संघर्ष चले तो बेटा भूखा रह सकता है, जहां पर बेटा क्या है, घास रूप में है, या बेटी भूखी रह सकती है। बेटी आप दोनों दर्शाइएगा यूपीएससी में, नहीं तो उसको लगेगा कि आप सिर्फ मेल डोमिनेंट हैं। तो दोनों शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, बेटा और बेटी। ठीक है, क्योंकि ऐसा मानकर चलिए कि दो पति पत्नी में लड़ाई हो और गुस्सा से पत्नी आज खाना बनाने से मना कर दे, तो आप देख रहे हैं कि एक छोटे से छोटे स्तर पर भी किस तरह से बच्चे क्या हो रहे हैं, भूखे सोने को मजबूर हो रहे हैं। और इसके भूखे सोने से, इसके माल न्यूट्रिशन ना मिलने से, माल न्यूट्रिशन के शिकार होने से आप बता सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ने से आप इसको इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी से देश की उन्नति घट सकती है या रुक सकती है। इतना बात समझ में आ रहा है? जो सपना हम देख पा रहे हैं विकसित भारत का, आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बन रहा है। विकसित भारत का लक्ष्य में ये बाधा बन सकता है, और ये सब पॉइंट आपको मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा। ये मैं अपना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अनुभव लिया हूँ, मैंने मेंस लिखे हैं, नहीं, सब झूठ बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। बट जब आप इस पॉइंट को डील कर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं यदि दूसरे एंगल से दूसरा उदाहरण देना चाहूं तो आप क्षेत्रीय को दर्शा सकते हैं। जैसे आप यहां से मनोरंजन या संगीत को उठा लीजिए, संगीत या मनोरंजन। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अभी अलग अलग क्षेत्रों में उनको अलग अलग क्षेत्रीय पहचान दिया जा रहा है। ठीक है, और जब क्षेत्रीय पहचान दिया जा रहा है तो अपने क्षेत्र के लिए युद्ध हो रहा है। बिहारी को पंजाबी नहीं देखना चाहे, पंजाबी को बंगाली नहीं देखना चाहे, बंगाली को मद्रासी नहीं देखना चाहे, ये युद्ध छिड़ रहा है। तो ये युद्ध जब आए गए दिन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये युद्ध से क्या होगा समझिए। युद्ध से पहले तो भारत या किसी देश, आप जनरली देश को पॉइंट कीजिएगा, भारत को नहीं। युद्ध में जनरली देश का बंटवारा हो सकता है, जैसा कि आपने देखा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस तरह से हुआ। ठीक है, अब समझिए कि यदि कहीं युद्ध छिड़ रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यही आ जाएगा। यदि दो देशों के बीच में युद्ध, जैसे कि अभी आपने रूस और यूक्रेन का चर्चा आप कर सकते हैं। ठीक है, जब कहीं पर युद्ध छिड़ रहा है तो आप जानते हैं कि ये युद्ध को मेंटेन करने के लिए, युद्ध के संचालन के लिए
इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या चाहिए? गोली बंदूक चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, फिर सैन्य शक्ति चाहिए। अब सैन्य शक्ति के मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? रुपये, अर्थात अर्थ, आर्थिक मुद्दा की बात हम कर रहे हैं। अब अर्थ चाहिए तो इससे क्या होगा कि पैसा कहां से आएगा? सरकार पैसा के लिए किस पर थोपेगी? महंगाई बढ़ेगा। इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, जनता पर थोपा जाएगा ना भाई, टैक्स लगेगा अलग अलग प्रकार का, महंगाई बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ने से क्या होगा? महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी आएगा। सॉरी, महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी आएगा, एक मुद्दा है, बट ऐसा समझिए महंगाई बढ़ने से भुखमरी आएगा, ये ज्यादा सटीक मुद्दा है। पैसा ही नहीं रहेगा, कमाएगा ही नहीं तो खाएगा क्या? भूख से मर जाएगा। ठीक है, भुखमरी आएगा। और इन सारी चीजों की लड़ाई में कौन पिस जा रहा है? घास रूपी जनता। फिर यहाँ पर जनता इसका शिकार हो जा रहा है। ठीक है, हालांकि हम लास्ट में आपको बता रखे हैं, कंट्राडिक्ट आप कीजिएगा कि हमेशा प्रीत जो है, प्रीत क्या हमेशा घास होती है? नहीं। ठीक है, कभी कभी घास खुद शामिल होना चाहता है, आ बैल मुझे मार। तो इस बात से आप निकलिएगा। ठीक है, इसके बाद आप देश रूपी मुद्दा का बात कीजिएगा, आप अंतरराष्ट्रीय मुद्दा का बात कीजिएगा, और फिर इसी को अगर सामाजिक आर्थिक दृष्टि, तो आप समझिए घरेलू को आप सामाजिक रूप में कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप आर्थिक रूप में कनेक्ट कर सकते हैं, और जहां पर धार्मिक का चर्चा आएगा, धार्मिक का, तो आप समझ रहे हैं कि धर्म की लड़ाई वर्चस्व पर है। धार्मिक का कहानी उठा लीजिएगा, महाभारत से कहानी उठाइएगा, और इसमें अभिमन्यु वध की चर्चा कर दीजिएगा। नहीं उससे हो तो द्रौपदी चीरहरण की चर्चा कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा सटीक बैठता है। अभिमन्यु की लड़ाई किसी से नहीं थी। आप जानते हैं कि पांडव और कौरव की लड़ाई थी। पांडव और कौरव के लड़ाई के बीच नुकसान किसका हो गया? अभिमन्यु का। ये क्या हो गया? घास रूप, ये घास रूपी हो गया। ठीक है, द्रौपदी चीरहरण, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी का कोई दोस्त था क्या? नहीं। ये पांडव और कौरव, इस दोनों के बीच के युद्ध में ये कोई कड़ी ही नहीं थी। ठीक है, अब कहने वाले वो कहते कि द्रौपदी ने अंधा का बेटा अंधा का, इसलिए पूरा लड़ाई इसी के कारण हुआ, वो अलग बात है। बट भाभी और देवर में मजाक चलता है, इतना चल सकता था। लेकिन आप इतना, मैं डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आपको मैं मुद्दा से नहीं भटकाना चाहता हूँ, समय ऐसे भी बहुत कम होते हैं, और मुझे लगते हैं इतना काफी है 1200 शब्द में इसको एलिबोरेट करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं तो इससे थोड़ा और हम लोग चलते हैं आगे। अब इसके बाद आप कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा को उठा सकते हैं। राजनीतिक मुद्दा को देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 17, आप जानते हैं कि 17 में अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी, अंग्रेजी में बोले तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे आप कहते हैं, इसमें दंड का प्रावधान है। और आप इस 15 में जानते हैं कि जातिगत भेदभाव, जिक्र किया गया है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों क्या कहूं, दोस्तों, भैया, सीनियर भी हो सकते हैं हमारे आप, इसमें क्या है कि वो आदत लग रखी है ना बच्चों बोलने की, इस वजह से माफ करेंगे। ये आप इस अनुच्छेद का चर्चा कर सकते हैं, ऐसा होता है। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ राजनीतिक दल, कुछ नहीं, आप सभी राजनीतिक दल को लपेट लीजिएगा, राजनीतिक दल, नाम नहीं इंडिकेट कीजिएगा, आप बीजेपी इंडिकेट नहीं कर सकते, आप आरजेडी इंडिकेट नहीं कर सकते, आप एनडीए इंडिकेशन नहीं देना है, मार्क्स कट जाएगा। किसी एक पर हमला नहीं बोलना है, फिर आप उसके विरोधी कहलाइएगा ना, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो राजनीतिक दल क्या करता है कि अलग अलग जाति और धर्म का व्याख्या करता है अपने रैली में, अपने प्रचार में। इससे क्या होता है, वो तो बॉडीगार्ड के संरक्षण में है और भाषण दे रहा है, वो तो बच के चला जा रहा है, जो पार्टी आया अपना अपना बच के चला गया। अब जैसे आप जानते हैं कि आरजेडी आया तो किसी एक खास जाति को दर्शाया, बीजेपी आया तो किसी एक खास जाति को दर्शाया, जिस कारण अभी बंटवारा हो रखा है। ये दोनों तो वापस अपने गांव चले गए, देश चले गए, अपने राजभवन में चले गए। लेकिन इसके शिकार कौन हो गए? जनता।
जनता के दिमाग में आ गया, कल को जनता का घर बगल बगल में है, हो सकता है किसी यादव के घर के बगल में किसी बनिया का घर हो, या इसी घर के बगल में किसी भूमियार का घर हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अब राजनीतिक दल आया और यहां से भाषण देकर चला गया अपना अपना, लेकिन कल को क्या हो गया कि इन लोगों में आपसी संघर्ष होना शुरू हो गया, मानसिक दुश्मनी, या आप कह सकते हैं इन लोगों के बीच में कोल्ड वार का स्थिति बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, जीवंत उदाहरण देना है, आप इतिहास से उठाकर दे सकते हैं, कोल्ड वार हमको मालूम है, आप यहां पर भी दे सकते हैं कि किस तरह से लुई 16 को भागना पड़ा था, उसमें भी क्या हुआ था, टैक्स बढ़ाना पड़ा, युद्ध में गया तो आर्थिक स्थिति खराब हो गया, पूरा खजाना खाली हो गया, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि फिर प्राइस राइज होता है, टिस्ट एंड टेल आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जीवंत उदाहरण ऐसा लगना चाहिए कि आप लेटर अपनी गर्लफ्रेंड को लिख रहे हैं, पढ़ते ही मन खुश हो जाना चाहिए कि हाँ वास्तविक में झलक रहा है। और जिस दिन जमीनी स्तर आपके ऐसे में दिखने लगेगा, आपको कहीं से भी ऐसे में निगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा, यह मैं आपको निश्चिंत करता हूं, मेरा अनुभव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अभी 26 या 23 ईयर्स ओल्ड, मैं एक अटेम्प्ट दिया हूं, लेकिन फिर भी इसको डील कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में ये खास फरमाइश मेरे भैया का है। मेरे भैया हमसे सीनियर है, अभी हरियाणा में है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही, और वो लव कुमार नाम है उनका, ठीक है, ऐसे तो नाम नहीं लेते हैं बट मम्मी, ठीक है, आइए उन सब बातों को तो जिक्र होता रहेगा। बट यदि मानकर चलिए राजनीतिक दल अलग अलग जाति धर्म का प्रचार करते हैं और चले जाते हैं, आपसी संघर्ष होता है, लेकिन 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 मजेदार बात क्या है कि आप इसमें एक, ऐसा लगता है मेरे तरफ से करना चाहिए कि हम कर सकते हैं कि अभी बीते चुनाव में आप कह सकते हैं इन लोगों पर, ऐसा मत कहिएगा कि टारगेट किया, नहीं कहिएगा, इन लोगों पर एक्शन या इन लोगों की बुराइयां करके हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, प्रिय लगा दीजिएगा, प्रिय हो या ना हो, ठीक है, बट यू हैव टू मेंशन प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, आदर्श के साथ, ठीक है, ने इस कथन को कोट किया था कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। अच्छा, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये उनका कोट किया हुआ था और बहुत ट्रेंड चला था, तो स्वाभाविक सी बात है जो कॉपी चेकिंग कर रहे होंगे उनके दिमाग में भी ये बात होगा ही होगा कि ये ट्रेंड चला था, ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ऑक्सीटोक्सिन और डोपामिन कुछ भी करवा सकता है। तो मारे सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, अब पावर होला ई खाली अहिर जाति मेरे, खाली अहिर जाति, अहिर आप जानते हैं कि यादवों को कहा जाता है, तो ये टारगेट था, ठीक है, आप कह सकते हैं ये एक कथन देकर वो गए हैं, ठीक है। अब इस कथन, जैसे क्षेत्रीय सिंगर संगीतकार क्या कर रहा है कि वो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और खुद गा के अपने एसी में चला जा रहा है, कार में बैठ जा रहा है, लेकिन पीस कौन रहा है, जनता। क्योंकि मानकर चलिए कि अभी कोई ये बजाया कि अहिर जाति में ले, तो फिर उधर से आएगा कोई कहेगा ना हिलेला बबुआन से, समझ रहे हैं, बबुरान, अहिरान, पासवान, इन सारे गायकों के गायन से क्या हो रहा है कि अब हमारे अंदर, हमारे क्षेत्र में जातिगत भेदभाव हो रहा है, और जातिगत भेदभाव क्या कर रहा है, जाति वर्चस्व की लड़ाई को उत्पन्न कर रहा है। और जाति वर्चस्व से क्या हो रहा है, इस तरह से कनेक्शन बनाइएगा, रे डायग्राम बनाइएगा आप, जाति वर्चस्व से क्या हो रहा है कि आपसी फूट हो रहा है, और आपसी फूट आपको हिंसा में परिवर्तित कर दे रहा है, अर्थात ये हिंसात्मक युद्ध देश के अंदर आंतरिक युद्ध को उत्पन्न कर सकता है, आंतरिक युद्ध को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, और इसमें भी पीछा कौन जाएगा, कोई तीसरा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं कि हर जगह किस तरह से, जहां पर किसी का कोई गलती नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे लोगों के वक्तव्य से, किसी दूसरे लोगों के कथन के अनुसार कोई चौथा मारा जाता है, कोई तीसरा मारा जाता है, ठीक है। चलिए
धन्यवाद। फिर कभी किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे इसमें, जैसे कि एक टॉपिक्स थे, क्या कह सकते हैं आप उसको, एक टॉपिक्स थे कि कली, कांटे जो हैं, कांटे जो हैं ये कली के ही विकसित रूप हैं, सॉरी कली से ही उत्पन्न रूप। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, कांटे, कांटे कली के ही रूप हैं, ठीक है, कांटे कली के ही रूप हैं। इसका भी उदाहरण, बहुत अच्छा अच्छा उदाहरण आपके दिमाग में आ सकता है। आप इसमें बहुत ज़्यादा शायरी का इस्तेमाल कर सकते हो। शायरी कहने का मतलब कोट, ठीक है, इससे मार्क्स मिलता है, कोट आप समझा सकते हो। आप इसमें फिर बेनिफिशियल भी बता सकते हो, बेनिफिशियल भी बता सकते हो कि किसी पेड़ पौधे, किसी पौधे पर, जैसे मान के चलिए गुलाब के पौधे पर, गुलाब के पौधे पर आप देखोगे इधर कांटा रहता है, इधर कांटा रहता है, यहाँ पर गुलाब का फूल रहता है, बना दिए, बनाने में क्या जाता है, 1 मिनट तो लगेगा, ठीक है। ऐसा मान के चलिए गुलाब का फूल है, इधर कांटा निकला हुआ है, तो कांटा क्या है, इसके लिए फायदेमंद है, इसका रक्षा करता है। कांटा चुभ गया तो फूल नहीं टूटेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला सीरीज हम लोग फिर कभी करेंगे, अब बहुत सुंदर सीरीज करेंगे इसको, जिस समय करेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। 2 ऐसे लिखना होता है, आप जानते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जिनका ऐसे अच्छा गया उनको भी बेस्ट ऑफ लक, जिनका अच्छा नहीं गया उनको भी बेस्ट ऑफ लक। मोटिवेट होते रहिए, खुद से होते रहिए, कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे देखिए, नहीं निकला मेरा प्रीलिम्स, बट कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ, यदि आप किसी लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं, आज हो कल हो वो होगा, जरूर होगा, अच्छा ही होगा। कहते हैं ना कि नहीं कुछ होगा तो तजुर्बा तजुर्बा होगा। तो इन सारी चीज़ों से आप अच्छा बनिएगा। और मेरा मानना है कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह पे ही रहिएगा। फिर वैसा मानसिकता नहीं रह जाता है, वो हम नहीं रह जाते हैं जो हम तैयारी के दौरान, तैयारी के समय होते हैं प्रारंभ के रूप में। फिर जिस समय अंत होता है हमारी तैयारी का, तो फिर तो हम अलग चीज़ बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। यदि मेंस आपका ऐसे अच्छा गया तो जम के मेंस का तैयारी कीजिए, और यदि नहीं गया तो भी आप मेंस का तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी तो ऑटोमेटिक मेंस का ही करना होता है। चलिए, धन्यवाद। आकाश।